नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी तो पड़े चक्कर में, चीन से रिश्ता पकड़ा गया, चीन का फंड, अमेरिका का टैक्स, एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा। और बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु जो कभी आप दर्शकों ने सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा हिंदी, थोड़ा गुजराती के साथ जब भाषण दिया करते थे तो प्रधानमंत्री मोदी की लाल आंखें नजर आती थी, लाल आंख दिखाने की बात करते थे। यह बात अलग है कि आज आंखें फूट गई हैं और 56 इंच का सीना चूहा बन गया है, यह बात अलग है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को आप कम मत आंकिएगा, वाकई विश्व गुरु तो यह व्यक्ति है, क्योंकि फंड इकट्ठा करना तो मोदी से कोई सीख ले, लेकिन वह फंड इस देश के लिए नहीं। पीएम केयर फंड जो मोदी की जागीर है, फंड पहले प्रधानमंत्री राहत कोष हुआ करता था तो वह देश के काम आता था, अब पीएम केयर फंड है। तो पहले प्रधानमंत्री राहत कोष का डाटा कोई ले सकता था, आरटीआई लगा करके जानकारी ले सकता था। पीएम केयर फंड का आप नहीं ले सकते। आप मोदी विदेश जा रहे तो आप उनकी यात्रा का नहीं मांग सकते कि आपने क्या करके आप आए हैं और कितना खर्च किए, नहीं मांग सकते आप। तो अब चाइना वालों को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले अपने दफ्तर में मिला करके डील कर रहे हैं, और जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं चाइना की, उनको काम दिया जा रहा है और बदले में खूब दबा करके विधिवत चंदा लिया जा रहा है। लेकिन यह चंदा आपके लिए और उन अंधभक्तों के लिए भी कितना घातक साबित होने वाला है, इसका अंदाजा भी है। अब सोचिए कि एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता है जो गिरगिट भी शर्मा जाए जितना यह रंग बदलता है, गिरगिट भी शर्मा जा रहा है जितना यह रंग बदलता है। अब पवन खेड़ा ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो सरकार की धज्जियां उड़ा डाली, लेकिन कहते हैं कि आप बेइज्जत अगर किसी को कर रहे हो ना तो पहले यह देख लो उसकी कोई इज्जत है भी या नहीं है। अगर सामने वाले की इज्जत ही नहीं है तो आप उसे बेइज्जत क्या करोगे? आपके बेइज्जती का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। तो यहां तो सरकार की कोई इज्जत ही नजर नहीं आ रही है, मुझे तो नहीं आ रही है। आप लोगों को आ रही है तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं मान लूंगा। लेकिन हम मूल मुद्दों की तरफ चले जो बड़ी महत्वपूर्ण है। जिस चाइना के ऐप को, टिकटॉक जैसे ऐप को नरेंद्र मोदी ने बैंड कर दिया था, वह लाइट आती है भुकभुकिया, दिवाली उवाली में लोग सजाते हो जाते हैं, उसको बंद कर दिया और कहे कि चाइना को लाल आंख दिखाएंगे। तो हमारे सेनाओं का जब गला काट ले गया, रेत ले गया चाइना, तो भी नहीं कुछ बोले। और 4000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन कब्जा कर लिया चाइना ने, तभी भी कुछ नहीं बोले। जबकि सेना के पूर्वाध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी, राहुल गांधी, पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी बोले, लेकिन प्रधानमंत्री ने भीगी बिल्ली की तरह आकर के पार्लियामेंट के अंदर यह कहा कि न कोई आया है न कोई आएगा, और भाषण देकर भाग गए। अब चूंकि सामना करने की हिम्मत तो उनके अंदर है नहीं, तो फेंकना है तो फेंक दिए, अब जिसको रोकना है रोक ले। अब ऐसे में आज हालात यह देश के हो गए हैं कि हमारे देश की सरकार चाइना की गोद में बैठ रही है। एक तरफ चाइना अरुणाचल के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर कब्जा कर रही है, और ऑपरेशन सिंदूर पर जो पहलगाम को लेकर के
कई जाने हमारे देश के युवाओं की गई और कई बच्चियां विधवा बन गई। उसको लेकर के जब ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान से हो रहा था तो जंग पाकिस्तान नहीं लड़ रहा था, जंग चाइना लड़ रहा था, मुखौटा पाकिस्तान का था। लेकिन इसी मोदी सरकार ने चाइना और अमेरिका के सामने घुटने टेक कर सीज फायर करवाए उन लोगों की मध्यस्थता। सोचिए, जो जंग लड़ रहा था चाइना पाकिस्तान के मुखौटे के पीछे, उस चाइना की गोद में छिपा हुआ था हमारा देश, और वह चाइना का विदेश मंत्रालय ने कहा, बयान दिया कि सीज फायर में हमने मध्यस्थता की, और ट्रंप ने यह कहा कि भारत को धमकाकर हमने सीज फायर कराया। यानी कि दोनों की मध्यस्थता से वह सीज फायर हुआ था, और उसी की गोद में जाकर के नरेंद्र मोदी बैठ रहे हैं। तो यह 56 इंच का सीना है और डंकापति है यह, और विश्व गुरु यही है। आप दर्शक इस पर जरा विचार कीजिएगा, मैं इस पर आगे बढ़ूं। तो अब अमेरिका ने 25% टैरिफ और लगा दिया है उन देशों पर जो है, तो हमारे देश पर कुल 75% का टैरिफ हो गया। इस 75% के टैरिफ से अब हमारे देश का अभी जो फिलहाल में 25% टैरिफ आज लगाया है, उससे हर 20 परिवार में एक परिवार 15,000 रुपए का नुकसान महीने का उठाएगा। नहीं समझे? फिर से समझिए, और न समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद रिमाइंड करके इस कार्यक्रम को कई बार देखिएगा ताकि आपको समझ आए। बड़ी विस्तार से मैं आप दर्शकों को समझा रहा हूं, बड़ी विस्तार से समझिए, और अपने दोस्तों को भी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा लाइव समाप्त होने के बाद। अब 25% का जो टैरिफ आज लगाया है अमेरिका, उस टैरिफ के वजह से हमारे देश के 20 परिवार में एक परिवार को 15,000 रुपए का हर महीने नुकसान होगा। यानी कि 20 आदमी में एक आदमी बेरोजगार हो जाएगा इस 25% टैरिफ के प्रभाव से। यानी कि जो टेक्सटाइल है या ज्वेलरी है, स्टील है, या बाकी के और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, या मेडिकल फार्मा सेक्टर है, इन सभी सेक्टरों पर यह फर्क पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ आईटी सेक्टर, जो एक बहुत मजबूत सेक्टर है, उस सेक्टर पर प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, और जो 50% लगा था उसका वह अलग है। इस 20 में से एक व्यक्ति का जो रोजगार जाएगा उससे मतलब नहीं है। अब यह 25% टैरिफ लगाने से प्रभाव यह पड़ा कि आज शेयर मार्केट धड़ल्ले से लूट गया। तो यह शेयर मार्केट जो लूटा है, यह जो पूंजीपति लोगों ने पैसे लगाए थे हमारे देश के शेयर मार्केट में, अगर कुछ विदेशी थे तो वह पैसे विड्रॉ कर लिए, और विदेशी इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ नहीं रहा है, बल्कि हमारे देश से पैसे निकाल करके वह ले करके जा रहे हैं अपने अपने देशों में, और वह पैसा या तो चाइना की मार्केट में लगा रहे हैं, या फिर अमेरिका के मार्केट में लगा रहे हैं, ब्रिटेन की मार्केट में लगा रहे हैं। लेकिन भारत से पैसा को विड्रॉ कर रहे हैं। वह क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं भारत से पैसे को। तो भारत से पैसे को विड्रॉ करने का मतलब है कि हमारा जो इनकम है वह खत्म हो रहा है, और विदेशी मुल्क के लोग जब हमारे देश से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं तो जो नुकसान हो रहा है शेयर मार्केट के अंदर, वह हमारे देश के मध्यम वर्ग के लोगों का हो रहा है। क्योंकि जो मध्यम वर्ग के लोगों ने शेयर 1,000 रुपए में एक खरीदा था, वह शेयर 500 रुपया का हो जा रहा है। यानी कि 10,000 लगाया था तो 5,000 का नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि वह पैसे अपना निकाल ले रहे हैं, तो शेयर डाउनफॉल हो गया, कम हो गया, मार्केट गिर गया, यानी कि नुकसान हो गया। तो इसकी भरपाई कौन करेगा? और जब से 2024 लोकसभा चुनाव 4 जून को जिस दिन रिजल्ट आया था, उस दिन 30 लाख करोड़ रुपए का शेयर मार्केट खत्म हो गया था। कितना? 30 लाख करोड़। अभी तक कितने लाख करोड़ रुपए का शेयर मार्केट खत्म हो गया मोदी सरकार की नाकामियों की वजह से। लेकिन ट्रंप को एक जुबान शब्द नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहा है। अब
जिस ईरान से व्यापार करने वाले को यह लगाया जा रहा है, उस ईरान का हालत यह है कि हमारे देश की सरकार ईरान से कितना व्यापार करती है और प्रभाव क्या है। ईरान से हमारे देश का एक्सपोर्ट 1.24 बिलियन डॉलर का है। 1.24 बिलियन डॉलर हमारा देश एक्सपोर्ट करता है ईरान से, जिसमें केमिकल्स, फ्रूट्स, फ्यूल्स या मुख्य रूप से है। अब प्रोजेक्ट पहले रसिया से ऑयल ले रहा था हमारा देश, तो उसके लिए 50% का टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया हमारे ऊपर, और अब 25% ईरान को लेकर के, तो 75% ड्यूटी हमारे ऊपर हो जाएगी। अब चाइना सबसे प्रभावित है, और लेकिन इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स और जटिल हो गया। यानी कि भारत के लिए तो बहुत जटिल हो गया, चाइना के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, वह बंद कर। लेकिन चाइना अमेरिका की सुनेगा ऐसा नहीं। अमेरिका 25% लगाएगा तो चाइना उसको 250% लगाएगा, और अमेरिका चाइना के सामने झुक जाएगा। पहले भी झुका, 500% तक गया हुआ, उसके ऊपर लगा दिया। जितना वो बढ़ाता था उससे ज्यादा वो बढ़ाता था चाइना, तो वह झुक गया। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी चाइना को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, नरेंद्र मोदी अमेरिका को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और साइलेंट बैठे हुए। लेकिन वही चाइना के उद्योगपतियों को और ब्लैक लिस्टेड वालों को सरकार बात नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भाजपा के नेता और आरएसएस के नेता बैठ करके डील कर रहे हैं। तो दफ्तर में क्यों डील? अगर यही नेता की मुलाकात कांग्रेस के दफ्तर में कांग्रेस नेताओं से होती, तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता कपड़े खोल करके नाच रहे होते सड़कों पर। इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन अब मुंह नहीं खोल रहे हैं। लेकिन डील इस वक्त हो रही है कि एक तरफ बैठ करके डील हो रही है, पीएम केयर फंड में पैसे लिए जा रहे हैं, पार्टी फंड में पैसे लिए जा रहे हैं, और आरएसएस अपने फंड में पैसा ले रही है, और मोदी सरकार उनको धंधा दे रही है। और दूसरी तरफ और टैक्स फ्री भी कर रही है, हमारे देश की सरकार टैक्स भी माफ कर रही है। और दूसरी तरफ चाइना और जम्मू कश्मीर के अंदर चाइना, अरुणाचल और जम्मू कश्मीर की तरफ चाइना अपना कब्जा जमाता जा रहा है। तो यह कैसी कूटनीति और राजनीति है? इसका जवाब नहीं है और मोदी सरकार के पास। यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बात कही थी कि मोदी सरकार इस देश को बेच डालेगी, क्योंकि मोदी के जीवन का बहुत बड़ा राज चाइना और अमेरिका के पास में है। उस राज पर पर्दा डाला रहा है, पड़ा रहे, इसके लिए चाइना और अमेरिका को लेकर एक जुबान नहीं बोलेंगे। तो इसका मतलब अमेरिका को दुश्मनी नरेंद्र मोदी से है, इस देश से नहीं है। और चाइना नरेंद्र मोदी का फायदा उठा करके हमारे देश के अभिन्न अंगों को कब्जाते जा रहा है, अपना कब्जा करते जा रहा है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने और हमारे पूर्व सरकारों ने कई बलिदान दिए, कई युद्ध लड़े और कई सामनाएं की, कई जवानों ने अपने जान गंवाए। उस सब पर पानी फेर रहा है नरेंद्र मोदी जैसा नेता। आरएसएस का मकसद ही यही है। आरएसएस इसी प्रवृत्ति का है। वह अपना घर भरने के लिए पूरे देश को गुलाम बना देगा। आरएसएस कभी नहीं चाहता था कि हमारा देश गुलामी से बाहर निकले, और आज जब सरकार घिर गई है सवालों में और सवाल उठ रहे हैं, तो हमारे देश की सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है, मंदिर मस्जिद कर रही है। नेता तो नेता, आरएसएस तो खुल के मैदान में आ गया, क्योंकि वह जान गया, और यह सब एक ही है, एक एक करके सब आते हैं। अब आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, इसके साथ साथ हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तक इस देश को नफरत की आग में झोंकने आ गए हैं, और बच्चों को, युवाओं को भी भड़का रहे हैं। सोचिए कि यह सरकार कितनी घातक साबित हो रही है इस देश के लिए। अब
थोड़ा सा कुछ ऐसे शब्दों पर बात कर ले कि कांग्रेस के नेताओं को रात के अंधेरे में पुलिस उठा करके लेके जा रही है। अब कांग्रेस के लोग जो है, यूथ कांग्रेस हो गया या कांग्रेस हो गया, यह हर जगह गांव गांव सड़कों पर है, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में सड़क पर उतरी हुई है। चाहे मनरेगा हो या मोदी सरकार की गलत नीतियां हो, इन सभी चीजों को लेकर सड़क पर है। अब जब मनरेगा से मजदूरों के रोजगार जा रहे हैं, तो मजदूरों के रोजगार जा रहे हैं, तो फिर कानून रद्द हो गया तो रोजगार तो मिलेगा नहीं, क्योंकि कानून ही रद्द हो गया मनरेगा का। क्योंकि वह कानून था जिसके वजह से अगर सरकार काम नहीं देती है तो भत्ता देना पड़ता था, तो कानून रद्द हो गया तो रोजगार मिलेगा नहीं। 72 लाख मनरेगा मजदूरों के कार्ड रद्द हो गए। 12 करोड़ तकरीबन मनरेगा मजदूर थे। अब कानून रद्द हो गया तो अब जी राम जी आया है। जी राम जी गारंटी नहीं देता है काम का। सरकार बोलती है कि गारंटी है, लेकिन कानून नहीं है। वह एक योजना है और मनरेगा एक कानून था, दोनों में फर्क है। मनरेगा कानून था जो आपको देना ही पड़ेगा, और जी राम जी एक योजना है। पैसा रहेगा तो कराएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं कराएंगे। पैसा रहेगा तो किसी और से भी करा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपसे कराएंगे। तो इसको लेकर के कांग्रेस है, और चुनाव आयोग को लेकर के, सरकार की गलत नीतियों को लेकर के जब सड़क पर आ रही है तो नेताओं को रात के अंधेरे में ही उठा लिया जा रहा है। अब पुलिस मुस्तैद हो गई है, उठा ले रही है। ठीक है, उठाइए, देश की जनता अपने आप हिसाब कर लेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, आप दर्शक इसे बड़ी ध्यान से समझिए। थोड़ी चटक पटक तो नहीं है खबर, लेकिन आपके जीवन से जुड़ी हुई यह सब खबरें हैं। आरएसएस बीजेपी, आरएसएस और बीजेपी जो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही औलाद है। आरएसएस का ही औलाद है भारतीय जनता पार्टी। मतलब नहीं समझे, फिर से समझ लीजिए। आरएसएस ने जन्म दिया है भाजपा को। आरएसएस के जितने संगठन हैं 30-32, उसी में एक संगठन आरएसएस का राजनीतिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी। पहले इसका नाम जनसंघ था, बदनाम हो गई थी जैसे आज है। तो 1980 में जनसंघ को बदल के भारतीय जनता पार्टी नाम दे दिया गया, नामकरण कर दिया गया। तब से आज तक नामकरण ही कर रही है भाजपा। तो अब सत्ता में आ गई है। तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के वक्त तक तो थोड़ा संस्कार झलक रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी आने के बाद में संस्कार गया तेल लेने और लोकतंत्र गया खिलौना बेचने। मोदी बोलता है तो दुनिया सुनती है, मोहन भागवत कहता था। मोहन भागवत कहता था कि मोदी बोलता है तो दुनिया सुनती है। आज दुनिया डंडा मार रही है मोदी को और बिल में ढुका हुआ है। देश बेच रहा है यह व्यक्ति, और अंधभक्त तमाशा देख रहे। दुर्भाग्य यह है कि उन अंधभक्तों को उस दिन नजर आएगा जब पूरा देश गुलाम हो जाएगा। तो उन अंधभक्तों के वजह से यह देश तो बेवकूफ नहीं बनेगा। अंधभक्तों को कुछ नहीं जाता, लेकिन जिसके सम्मान है उसके बहुत जाता। तो अमेरिका डंडा बजा रहा है और नींबू मिर्च रगड़ रगड़ के और उसको मालिश कर रहा है तेल डाल करके। लेकिन मोदी जी को मजा आ रहा है, क्योंकि कम से कम इनका चरित्र जो असली है वह तो सामने ना है। लेकिन अब इससे ज्यादा चरित्र क्या आएगा? मैंने शुरू में आप दर्शकों को कहा कि बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत होती है। जिसकी इज्जत ही ना हो, जिसकी नस्ल ही सही नहीं हो, उसे आप बेइज्जत क्या करोगे? वह तो खुद बिना इज्जत का व्यक्ति है। पाखंड करने वाले को आप क्या करोगे? आप कुछ बोले, वह शिव जी के भेष में आ जाएगा। कभी बहुरूपिया जानते हो ना आप, गांव देहातों में आता है। कभी विष्णु के अवतार में आ जाएगा, कभी अर्धनारी बन जाएगा, कभी नारी बन जाएगा, कुछ भी पहन लेगा। अब बाबा रामदेव रामलीला मैदान से महिलाओं के वस्त्र पहन के निकले थे ना, बस वही दाढ़ी थी थोड़ी, नहीं तो बाकी औरत ही लगते देखने में। तो वही हाल हमारे देश की सरकार की हो गई है, इसमें कोई शक तो है नहीं। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि आरएसएस बीजेपी देश के लिए संकट बन गई है, और आरएसएस की उपज ही वही है कि नफरत,
और वह स्वार्थी है। आजादी के वक्त भी आरएसएस का कोई हाथ नहीं था इस देश को आजाद कराने में, और आज गुलाम बनाने में पूरा हाथ है। लेकिन चूंकि यह अपना गुलाम बनाना चाहते हैं और बहुत हद तक बना चुके हैं, लेकिन क्या करें, रह रह के वक्त वक्त पर मोदी चक्कर में पड़ जा रहे हैं, क्योंकि इनका पोल पट्टी खुलने लग जा रहा है। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि चाइना से रिश्ता भी इनका पकड़ लिया गया। तो चाइना पहले भी मोदी जाया करते थे, लाल आंखें दिखा करके और छोटे आंख वाले गणेश जी बोल बोल करके चाइना से क्या रिश्ता है मोदी का आज दफ्तर में दिख गया। तो अभी तक भाजपा और आरएसएस के लोग चाइना में जाके डील करके आते थे, अब चाइना वाला सीधा इंडिया में आके इनके दफ्तर में बैठ करके डील कर रहा है, और उधर डील फाइनल, इधर मोदी जी दे देंगे, धंधा दे देंगे उनको, फिर वो देश में लूटेंगे। तो इनका क्या कहते हैं कि लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लुटा दो बाप की दौलत फुटानी उसको कहते हैं। जिसने दौलत बनाया नहीं है, जिसने देश को बनाया नहीं है, उसे लुटाने में क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो उसे पड़ता है जिसने खून पसीने एक करके इस देश को बनाया है, इस देश के लोकतंत्र को स्थापित किया है, इस देश में संविधान को लागू किया है। यह तो मनुस्मृति को मानने वाले नफरती लोग हैं, यह तो संविधान और लोकतंत्र को मानते नहीं। क्या आज इस देश का नागरिक या आप दर्शक जितना जुड़े हुए हैं, आप दर्शकों में से कितने लोग इनको वोट देने वाले हैं? सोचिए कितने लोग देने वाले हैं। मैं जानता हूं कि मुश्किल से 2% लोग होंगे, 10% मान ले अंधभक्तों को, तो क्या यह 90% वोट कहां से ला रहे हैं? अगर देश पूरा इनके खिलाफ है तो कैसे यह सरकार में आ रहे हैं? क्योंकि चुनाव आयोग इनके साथ है। कल से ही मैंने दोपहर तक जिस तरह से चुनाव आयोग को लेकर के खबरें आप दर्शकों को बताई, जो पिछले टाइमलाइन में आप जाकर के सर्च कर सकते हैं, लाइव प्रोग्राम में आपको मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के एक नोटिस ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार को जो नोटिस भेजा है सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले वक्त के लिए इन लोगों की कब्र खोद दी है। अब उस नोटिस पर न सुनवाई करें, जवाब दे, न्यायपालिका भी लिपापोती कर दे, तभी भी सरकार जिस दिन भी बदली और इन लोगों में कोई भी इस दुनिया में जीवित रहा तो उसके ऊपर अगली कार्रवाई की जा सकती है। आज 5 जजों की बेंच को यह लोग खरीद सकते हैं, उसके बाद दूसरी सरकार आई तो 7 जजों के बेंच के लिए रिकमेंड किया जा सकता है और सुनवाई की जा सकती है, चुनौती दी जा सकती है, तब भी यह लोग नहीं बचेंगे। राहुल गांधी ने यही बात कहा था, कभी तो सरकार बदलेगी, कोई छूटेगा नहीं, किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो यह डर और खौफ लोगों में है, तो इसलिए सत्ता के लिए कुछ भी करने को यह तैयार है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि जैसा मैंने आरएसएस और भाजपा की बात आप दर्शकों को कही, पीएम केयर फंड में चाइना का खूब पैसा आ रहा है, लेकिन राजीव गांधी चैरिटी को क्या लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, और जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को की मान्यता रद्द कर दी गई। क्यों? क्योंकि वहां अल्पसंख्यक हैं, पढ़ रहे हैं, शिक्षा पा जाएंगे, इसलिए बंद कर दिया, नहीं तो और किस लिए बंद किया भाई? तो मेडिकल कॉलेज बंद जो जम्मू कश्मीर में हुआ है, मां वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज, तो उसमें इलाज भी तो लोगों को चलता था। क्या उसका विकल्प दिया मोदी सरकार ने? नहीं, अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए वह बंद किया गया। आखिर वहां के राज्य का दर्जा क्यों जम्मू कश्मीर से छीन लिया गया? क्यों नहीं दे रही है? क्या 370 हटा करके क्या बिगाड़ लिया? और कितने लोग उत्तर प्रदेश या बिहार या मध्य प्रदेश के जा रहे हैं सिर्फ उद्योगपतियों के लिए? तो उद्योगपति इस देश के नागरिक है क्या, और बाकी लोग क्या है? यह सरकार क्या उद्योगपति चुन के आ रहे हैं, भेज रहे हैं? यह सरकार देश के लोग भेज रहे हैं। वोट क्या उद्योगपतियों के वोट से सरकार बन जाती है या देश से? लेकिन देश से कोई सारोकार नहीं है इनको। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट का दूसरा नोटिस जारी हुआ चुनाव आयोग को। एसआईआर पर सवाल उठा कि 58 लाख वोटर के नाम
पश्चिम बंगाल में कैसे कटे और क्यों कटे। अब जवाब आएगा इस बात की तो गारंटी नहीं है, और न्यायपालिका नोटिस दे दिया है, कोई इस पर संज्ञान लेकर फैसला भी देगा, मुझे तो विश्वास कम से कम नहीं है। बाकी इंतजार करते हैं कि क्या करता है सुप्रीम कोर्ट। ज्यादा भरोसा मत कीजिए उसके ऊपर, अच्छा नहीं है, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो फिर तकलीफ बहुत होता है, और न्यायपालिका तो मिला हुआ नजर आता है हर जगह। नोटिस दे रहा है लेकिन रोक नहीं लगा रहा है एसआईआर पर, देख रहा है कि करोड़ों लोगों के नाम कट रहे हैं, लेकिन क्या मजाल है कि वह दे देगा, रोक लगा देगा कि हम रद्द करते हैं। और असंवैधानिक सरकारें देश के हर राज्यों में बनती जा रही है धरने से, और भाजपा 90% स्ट्राइक रेट से बना रही सरकार, तो समझ सकते हैं। दूसरा, नीतीश नायडू जैसे खोटे सिक्के के वजह से देश गुलाम हो जाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा, ये दो खोटे सिक्के हैं, इस देश के सबसे बड़े दुश्मन कहे जाते हैं। जनता कहती है, मैं नहीं कहता हूं, आप दर्शक भी कमेंट में लिखते हैं सबसे बड़े दुश्मन है, और कभी कभी मुझे कहना भी पड़ता है, क्योंकि आज अगर इन दोनों का समर्थन नहीं होता तो यह सरकार ना होती। आज चाहे यह समर्थन वापस ले लें तो यह सरकार गिर जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। इनकी क्या मजबूरियां हैं मैं नहीं जानता, लेकिन देश इन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है कि हमारे देश को यह एक व्यक्ति गुलाम बनाता जा रहा है, देश की संपत्तियों को बेचता जा रहा है। अमेरिका, चाइना जैसे लोगों के, जो हमारे कट्टर दुश्मनों में एक चाइना माना जाता है, जो कभी भी विश्वासघात के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, उसके गोद में बैठ रही है यह सरकार। उसके बाद भी अमेरिका टैक्स लगा रहा है, जिससे आंध्र प्रदेश को भी नुकसान हो रहा है। नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ने की बराबर कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद खेल होगा, तैयारी हो गई है, समर्थन वापस लेंगे, यह प्रधानमंत्री बनेंगे, वह राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन समर्थन वापस कोई नहीं ले रहा है। अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है कि हम समर्थन वापस ले लेंगे, हमारी शर्तें पूरी नहीं हुई तो, लेकिन सरकार चलते जा रही है। वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? चंद्रबाबू नायडू को तो साफ दिख रहा है कि उनको बहुत काफी नुकसान है आंध्र प्रदेश में, और जनता के अंदर भी चंद्रबाबू नायडू को लेकर के एक आक्रोश उत्पन्न होता जा रहा है, और 2019 में उसी आक्रोश का शिकार हो गए थे कि उनकी सरकार चली गई थी, और फिर उसी नक्शे कदम पर अगर चलते हैं, यही नरेंद्र मोदी है जिसके वजह से उनकी सत्ता चली गई, और यही नरेंद्र मोदी है जिनके वजह से फिर 29 में उनकी सत्ता चली जाएगी। और नरेंद्र मोदी अमित शाह जैसे लोग हैं कि यह आज उनके साथ, कल उनके साथ, उनकी टोपी उनके सर, वैसे ही मोदी सरकार 244 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेकर के, कर्ज का किस्त देने के लिए और कर्ज ले लेती है, यानी कि यह टोपी उस बैंक पर पहना देती है, और फिर बैंक का टोपी उस पर पहना जाती है, यानी कि कर्ज वही को वही है, फिर भी डंका बज रहा है। तो इस वक्त जो परिस्थितियां हैं वह बड़ी नाजुक है, और आप दर्शकों को भी थोड़ा जगने का और सोचने का जरूरत है कि पीएम केयर फंड के में जो पैसे आ रहे हैं उससे देश को क्या लाभ है, और पीएम केयर फंड में पैसे दे कौन रहा है? चाइना दे रहा है, दूसरे पाकिस्तान के कंपनियां दे रही हैं, और उसी को अपना दुश्मन भी बता रहे हैं, और उन्हीं को अपने दफ्तर में बुला करके डील भी कर रहे हैं, और तब बेशर्मी से तस्वीरें भी वायरल कर रहे हैं। सोचिए, तो मैंने कहा ना कि जिस बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है, तो यानी कि सबके सब बेशरम हो गए हैं क्या? और अगर ऐसा है तो वह देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसलिए मैंने कहा कि मोदी चक्कर में तो पड़ गए हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि सारी बातें खुल करके देश के सामने आ गई। चीन से क्या रिश्ता है, पहले भी रिश्ते इनके अच्छे थे, मधुर थे, पहले भी जाते थे, अब भी जा रहे हैं, लेकिन देश को गुमराह कर रहे हैं।
कि चाइना का छोटी आंख वाले गणेश जी को मत खरीदो, स्वदेशी अपनाओ, लेकिन चाइना से डील कर ले रहे हैं। और वहां भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के घर में नोट का बंडल पहुंच जा रहा है और सरकार उनको धंधा दे रही है। तो यह सब तो रिश्ता क्या है, यह तो पकड़ा ही गया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और चीन से फंड ले रहे हैं, अमेरिका का टैक्स ले रहे हैं, अमेरिका टैक्स लगा रहा है इनके ऊपर। तो चरित्र तो सामने आ गया है। लेकिन इन सभी चीजों में जो मुख्य है, दो चीज बड़ी अहम है। पहला, इस देश को गिरवी रख करके यह आरएसएस और भाजपा अपना घर बढ़ रही है और नरेंद्र मोदी अपना पीएम केयर फंड इकट्ठा कर रहे हैं। और नीतीश नायडू जैसे खोटे सिक्के की वजह से यह देश फिर एक बार गुलामी की राह पर निकल पड़ा है, जिसकी पूर्ति नरेंद्र मोदी गुलाम बना करके करेंगे। सोच लीजिए कि गुलामी झेलनी है या मोदी को झेलनी है, फैसला आपको करना है। अगर गुलामी नहीं झेलनी है तो मोदी को हटाना जरूरी है, और मोदी चाहिए तो गुलामी करनी पड़ेगी। फैसला आपके हाथ में है। बाकी आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, लेकिन गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। और आपकी राय क्या है, सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।